नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुधा नवल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, आप सभी को सादर वंदन। ट्रेडिशनल फैब्रिक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ढाका की मलमल के बारे में। मलमल एक तरह से सूती वस्त्र है जो कि बहुत अधिक महीन होता है। जैसा कि हम जानते हैं, कपास के उत्पादन का प्रमुख केंद्र भारत है, क्योंकि भारत की जलवायु शीत उष्णकटिबंधीय है, यानी यहाँ पे सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत अधिक होती है। तो गर्म और आर्द्र वातावरण होने के कारण यह कपास के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यदि हम औद्योगिक दृष्टि से देखें तो सबसे पहले कपास के वस्त्रों का उत्पादन भारत से ही शुरू हुआ था, क्योंकि कपास के लिए जैसा भी वातावरण चाहिए वह उपयुक्त वातावरण हमारे भारत में है। अब हम पढ़ेंगे ढाका की मलमल का इतिहास। ढाका में बनने वाले कीमती सूती वस्त्र मलमल अपना इंडिया में, या मैं कहूँ पूरे विश्व में, अपना विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक कोमल होते हैं, महीन होते हैं, हल्के वजन वाले होते हैं और इसलिए इसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मलमल के इन्हीं गुणों कारण इसे अन्य कई उपनामों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे वायु, आकाश, ओस, धुआं, चांदनी, सर्प की कैंचुली, बहता हुआ पानी आदि। वंशानुगत कला कौशल और कारीगरों की अटूट धैर्य साधना तथा अनुकूल जलवायु संबंधी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनने वाली मलमल प्रारंभ में विश्व को आश्चर्यचकित कर ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में ही संपूर्ण संसार की लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 606 से 647 ईस्वी के समय अति उत्तम वस्त्र इसके तैयार हो रहे थे। हर्ष की बहन राजश्री के विवाह उपलक्ष्य में भेंट किए गए वस्त्रों में गुणों का वर्णन किया गया है। इसको उस समय बाण कहा जाता था। ये वस्त्र सांप की कैंचुली के समान महीन, केले के मध्य भाग की तरह कोमल, फूंक से उड़ जाए इतने हल्के और स्पर्श से ही यह एकदम पारदर्शी जैसे प्रतीत होते थे। सोमेश्वर ने मानव सल्लास में कपड़ों का एक गुण महीन विरलानी होना बताया है। प्राचीन तमिल साहित्य में भी सर्प की कैंचुली तथा दूध की भाप के समान महीन पारदर्शी वस्त्रों का काव्यों में वर्णन किया है। गुप्त युग की मूर्तियां और अजंता के भित्ति चित्रों में भी शरीर से चिपके हुए पारदर्शी वस्त्र मलमल की लोकप्रियता प्रमाणित करते हैं। जैन लेखक हेमंत ने महीन वस्त्रों की प्रशंसा करते हुए उसे चंद्रमा की किरणों से बुना हुआ बतलाया है। प्राचीन रोम में भारतीय मलमल विलास की वस्तु समझी जाती थी, जिसके लिए प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के भारत आते थे। भारत की महीनतम मलमल के प्रशंसक रोमन वासियों ने इसे विंड्स टेक्सटाइल या हवा की तरह तथा नेबुला जैसे अनेक काव्यात्मक नाम दे रखे थे और मलमल पहनकर ही जो पुरानी रोम की महिलाएं हैं वो अपना सौंदर्य झलकाती थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के काल के विवरणों से भी यही प्रमाणित होता है कि भारत से निर्यात किया जाने वाले वस्त्रों में महीन सूती वस्त्रों की मांग बहुत अधिक रहती थी। मलमल के विभिन्न उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे।
मुगल काल के साहित्य में मलमल को अनेक लोकप्रिय नाम से जाना जाता रहा, जो कि बाद में भी लंबे समय तक प्रचलित रहे। जेम्स टेलर के अनुसार 36 प्रकार की मलमल बुनी जाती थी। ये नाम प्रायः उसकी बारीकी, कोमलता, नाजुकता जैसी विशेषताओं के आधार पर रखे गए थे, जैसे आम्बेरवा या आंबा, बहता हुआ पानी, शबनम, बापथा, बुनी हुई हवा, शरबती, तंजेब, जामदानी, डोरिया, गंगाजली, झिलमिल, झीना, तंसुक, दरंदाम, दुंदामी, देवगिरी, नयनसुख, पंचतोलिया, बदन खास, बहादुर शाही, बैरम, मलमल शाही आदि। कुछ नाम उस काल के मुगल बादशाहों के तथा नवाबों की पसंद तथा उनके द्वारा संरक्षण पाने के कारण मलमल ने अपने लिए प्रतीत होते हैं, जैसे महमूदी, अकबरी, जहांगीरी, औरंगजेब इत्यादि। इसी प्रकार कुछ नाम मलमल के निर्माण स्थल के आधार पर भी अंगीकार किए जाते हैं, जैसे देवगिरी, बिहारी, छपतली, भड़ुची आदि। अब हम पढ़ेंगे मलमल की बुनाई प्रक्रिया। ये 19वीं सदी के ईस्ट इंडिया कंपनी के विवरणों से ज्ञात होता है कि ढाका के आसपास एक बहुत उत्तम प्रकार की कपास पैदा होती थी। तो कपास को चुनकर सफाई, धुनाई, कताई आदि का कार्य प्रायः युवा स्त्रियां करती थी। महीनतम सूत की कताई के लिए बहुत अधिक धैर्य, कुशलता, सावधानी और एक विशेष अनुभव की आवश्यकता होती थी। महीन सूत की कताई के लिए वातावरण में लगभग 80% आर्द्रता या मॉइस्चर का होना आवश्यक है। इसीलिए ये कार्य प्रातःकाल 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद किया जाता था, क्योंकि इस समय वातावरण में मॉइस्चर बहुत अधिक होता है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही यह सूक्ष्म बन सकता है। और धूप तेज होने के बाद आवश्यक नमी बनाए रखने हेतु तकली के नीचे पानी भरा एक पात्र रख लिया जाता था, ताकि मॉइस्चर मिलता रहे। ढाका के बुनकर महीनतम सूत की परख अपनी नज़रों से करते थे। ढाका से दिल्ली दरबार को भेजे जाने वाली महीनतम मलमल के 150 या 160 हाथ लंबे सूत का वजन मात्र 1 रत्ती होता था। एक कतिन या जिसको हम कहते हैं सूत काटने वाली प्रतिदिन प्रातः व संध्या काटने के बाद भी 1 माह में आधा तोला ही सूत काटती थी। आधा तोला का मतलब 1 महीने में सिर्फ 6 ग्राम तक ही सूत कटता था। ये इतना महीन होता था, इसलिए टाइम लगता था। महीनतम सूत 8 रुपया प्रति तोला के हिसाब से उस समय बिकता था। ढाका के सभी बुनकर हिंदू थे। बुनकरों को सूत लच्छों के रूप में या तिल्लियों पर लपेटा हुआ मिलता था, जिसे वे 2 भागों में बांटकर महीनतम सूत बांधने के लिए शेष ताने के लिए रख लेते थे। ताने के सूत को तैयार करने के लिए 3 दिन तक पानी में डुबोकर धूप में सुखा दिया जाता था। तख्ते पर फैलाकर चूने का चूर मिलाकर चावल का मांड हाथ से चढ़ा दिया जाता था। मांड चढ़ी लच्छों को चरखे पर लपेटकर सुखा लिया जाता था, क्योंकि बहुत अधिक सूक्ष्म होने के कारण बुनने में कठिनाई होती थी। तो इसलिए इसको मजबूती देने के लिए या घर्षण या खिंचाव इनको सहन करने के लिए इसके ऊपर चावल की मांड चढ़ाई जाती थी। बाने के सूत को तैयार करने की क्रिया बुनाई के 2 दिन पूर्व ही प्रारंभ की जाती थी। सूत को 24 घंटे पानी में भिगोकर अगले दिन चरखे पर चढ़ाकर तथा मांड लगाकर छाया में सुखा दिया जाता था। ये क्रिया तब तक जारी रहती थी जब तक कि पूरा थान नहीं बन जाए। महीनतम मलमल बुनने के लिए काम में लाई जाने वाली 40 इंच चौड़ी कंघी में 2800 तक दांते रहते थे। सूत कंघी में फंसाने के बाद नीचे 5-6 सूत की गांठें बांधकर फंदेनुमा बना लिए जाते थे और उन फंदों में एक बांस फंसा दिया जाता था। करघा
पुराने ढंग का सादा होता था। इसके लिए ज़मीन में निश्चित दूरी पर 4 बांस गाड़ लिए जाते थे, जो ऊपर 2 आड़े बांसों के द्वारा जुड़े रहते थे। इन्हीं आड़े बांसों पर बीचों बीच एक अन्य बांस भी रहता था, जिसके सहारे कंघी, फंदों आदि की डोरियों की सहायता से लटका दिया जाता था। महीनतम मलमल की बुनाई मुख्य रूप से आषाढ़, सावन और भादों के महीने में की जाती थी, क्योंकि यह बारिश का मौसम है, तो इस समय वातावरण में अधिकतम आर्द्रता उपस्थित होती थी। बुनने के लिए प्राय इसमें 2 कारीगर एक साथ काम किया करते थे। साधारण मलमल के लिए एक थान के 10-15 दिन एवं बारीक के लिए 40 से 60 दिन का समय लगता था। इसकी कीमत 70 रुपये से 80 रुपये तक होती थी। मलमल खास को बनाने के लिए 1 वर्ष तक का समय भी लग जाता था। तैयार मलमल थानों की धुलाई दूर गांव में होती थी। इसे पानी पर धोने पर एक खास प्रकार की सफ़ेदी आ जाती थी। धुलाई का काम वर्षा ऋतु में किया जाता था। फिर इसे कुछ घंटे सजी हुई मांडी लगाकर रखने के बाद घास में फैलाकर कभी कभी पानी छिड़क दिया जाता था। आधा सूखने के बाद उसको खोलते पानी की भाप दी जाती थी। यही क्रिया 10-12 दिन तक दोहराई जाती और अंत में स्वच्छ जल में इसको धो लिया जाता था। धुलाई के समय टूटे हुए धागों को और गांठों इत्यादि को हटाने का काम रफूगर करता था। धोबी तैयार मलमल थान के दाग एवं जंग आदि के दागों को साफ करता था। इसके लिए अमरोला वृक्ष के रस, घी, चूना और सज्जी के घोल का प्रयोग किया जाता था। कुंदीगर का काम कपड़ों पर कलफ करना होता था। ये कपड़े को पीट कर, घोंट कर चिकना करता था। उसके बाद उन पर इस्त्री की जाती थी। अब हम पढ़ेंगे मलमल की महीनता के बारे में। इस प्रकार तैयार महीन मलमल के थानों को बांस की नलियों में रखकर व्यापारिक स्थानों पर ले जाया जाता था। मुगल काल में सोने और चांदी और मोतियों से अलंकृत बांस की नलियों में इन कपड़ों को रखकर शाही दरबार में भेजा जाता था। और एक बार नवाब अलीवर्दी खान ने एक जुलाहे को ढाका शहर से निकल जाने का दंड दिया, क्योंकि उसकी लापरवाही से घास पर फैलाया हुआ आबेखा का एक पूरा थान गाय घास के साथ चर गई थी। यह माना जाता है कि मलमल का वस्त्र इतना महीन होता है कि एक पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। इसी कारण यह विश्व प्रसिद्ध है। और यह आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।